नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। पूरे देश को इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन साथ ही साथ भारतीय सेना को भी इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। ये उम्मीदें उस वक्त और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जिस वक्त चीन और पाकिस्तान एक साथ आकर भारत के सामने चुनौती बन चुके हैं। तो कौन कौन सी वो ज़रूरतें हैं जो तीनों सेनाओं की हैं और क्या इस बजट से सेनाओं की उम्मीदें हैं, इसको समझना आज हमारे लिए ज़रूरी होगा। लेकिन मोटा जो आंकड़ा है वो मैं आपको बता दूं तो भारत का जो रक्षा बजट है 6.2 लाख करोड़ रुपए का है। भारत की जीडीपी का 2.5% जो है वो हम अपने डिफेंस पर खर्च करते हैं, लेकिन लगातार जो एक्सपर्ट हैं वो ये मांग करते रहे हैं कि कम से कम हमें 4 से 5% अपनी जीडीपी का डिफेंस के ऊपर खर्च करना चाहिए। कई सवाल हैं जिनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। क्यों सेना मांगे मोर बजट? 3 खास मेहमान हैं, तीनों ही सेनाओं से आज डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल एसएस पठानिया सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, जय हिंद सर आपको भी। और कमांडर भूषण दीवान नेवी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद सर आपको भी। जय हिंद राजेश जी। तीनों ही वरिष्ठ अधिकारियों को मेरी तरफ से जय हिंद। और सर कई सवाल हैं जिनका जवाब मुझे आपसे तलाशना है और शुरुआत यूके देवनाथ सर आपके साथ मैं करना चाहूँगा। अंतरिम बजट आने वाला, बहुत सारी उम्मीदें तीनों ही सेनाओं को। क्या क्या एयरफोर्स को चाहिए सर, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है? सीधा सवाल सीधा जवाब सर। राजेश, इंडियन एयरफोर्स को कुछ नहीं चाहिए। इंडियन एयरफोर्स कोशिश सिर्फ ये करती है कि अगर एक 2 फ्रंट वॉर हो जाए तो इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स और चीन की एयरफोर्स का एक साथ मुकाबला कर सके। एक और रिक्वायरमेंट ये है कि अब थिएटर कमांड बनने वाले हैं जी, और इंडियन आर्मी का बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है इंडियन एयरफोर्स से। जो हमारी वॉर डॉक्ट्रिन है उसमें जब थिएटर कमांडर बन जाएंगे तो इंडियन एयरफोर्स को हर लड़ाई में, हर सेक्टर पर एक पहल करनी पड़ेगी। यानी जो ओपनिंग राउंड है, कोई भी लड़ाई होगी भविष्य में, उसमें आर्मी ये एक्सपेक्ट करती है कि इंडियन एयरफोर्स पहले जाकर दुश्मन की फौज को जमीन पर कमजोर कर देगी जी। उसके बाद हमारी फौज जाकर दुश्मन को जमीन पर रौंद लेगी। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स को कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो सिर्फ तकरीबन मोटा मोटा अंदाजा दे दूं 42 फाइटर स्क्वाड्रन। इसकी एक वजह क्या है कि पाकिस्तान एयरफोर्स करीबन 20 फाइटर स्क्वाड्रन है, चीन की एयरफोर्स करीबन 100 फाइटर स्क्वाड्रन है, लेकिन अंदाजा लगाया गया है कि वो होने पर 100 में से करीबन 1/5 यानी 20% अपनी जो फौज है वो तिब्बत में डिप्लॉय कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जी। जब गलवान में टेंशन हुआ तो एयरफोर्स ने 10 फाइटर स्क्वाड्रन के करीबन डिप्लॉय किए थे तिब्बत में। फुल फ्लेज्ड वॉर होने पर चीन शायद 20 फाइटर स्क्वाड्रन तिब्बत में डिप्लॉय कर सकता है जी। बाकी हमें 1-2 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए दक्षिण में, अरेबियन सी में 1 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए ताकि हम इंडियन नेवी का मदद कर सकें, और बे ऑफ बंगाल में 1 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए ताकि हम इंडियन नेवी की मदद कर सकें। बस इंडियन एयरफोर्स को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। चलिए मैं आता हूं आपके पास। अब पैसे की अगर बात करें जी, मैं आता हूं सर, आता हूं इसके लिए जो पैसा है मैं आता हूं यूके देवनाथ सर। कर्नल एसएस पठानिया सर, सेना अपने आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है, बहुत कुछ बदला जा रहा है, बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। अंतरिम बजट है, क्या कुछ उम्मीदें थल सेना को इससे होंगी? क्योंकि जो वित्त मंत्री हैं वो पहले रक्षा मंत्री भी थी। उम्मीदों पे कितना खरा उतरने की उम्मीद? देखिए राजेश जी, मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से टैकल करूंगा जी। हमें अपने आर्म फोर्सेस की जो पावर है उसके बारे में बात करनी है, ना कि
जल सेना जी। या नौसेना या नहीं, मैं पूरे ओवरग्राउंड पे बात करूंगा सर। पहले मैं सोच रहा हूं कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर एक बार बात हो जाए, फिर ओवरऑल बात भी हम करेंगे। पेंशन पे भी बात करूंगा, सिविलियन पेंशन की भी बात होगी सर, लेकिन पहले मुझे लगता है इसको क्लियर कर दें आप। अगर हम अपनी अगर हम थल सेना की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से तो स्काई इज द लिमिट। ओके। क्योंकि हर एक क्षेत्र में आप इक्विपमेंट ले लीजिए, आप राशन ले लीजिए, आप उसके बाद इनहैबिटेबल जो जहाँ पे रखा जाता है वो ले लीजिए, उसके बाद आप सप्लाई देख लीजिए, एम्यूनिशन देख लीजिए, आर्म्स देख लीजिए, उसके बाद आप आर्टिलरी देख लीजिए, उसके बाद आप आर्मर्ड कोर देख लीजिए, जो आपको हमें लाइट टैंक चाहिए, तो अभी एविएशन कोर को जो ये जो प्रचंड हेलीकॉप्टर मिल रहे हैं, ओके, उनका अगर हम बात कर रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान के कंबाइंड थ्रेट की, मैं देवदास सर से थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हूं, बिकॉज इफ वी कंबाइन देयर स्ट्रेंथ देन वी आर प्रोबेबली, इट्स गुड टू टॉक ग्रेट अबाउट द कंट्री, बट व्हेन मिलिट्री पावर की अगर हम अपनी सामरिक शक्ति की बात करते हैं तो उनके पास बहुत बड़ा एज है। और ये कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर चाइना के पास 80 स्क्वाड्रन है जैसे देवनाथ सर बोल रहे हैं जी, और उन्होंने अपनी जो एयरफील्ड है तिब्बत में वो बहुत ज्यादा डेवलप कर ली है, दे कैन इंडक्ट एनी अमाउंट ऑफ स्क्वाड्रन देयर, अगर जरूरत पड़ती है एट द पॉइंट ऑफ डिसीजन दे कैन गेट इट फ्रॉम द रियर एरियाज आल्सो, दो विद लेसर कैपेबिलिटीज। तो हमें जो कॉम्प्लिसिटी में नहीं रखना चाहिए, ये थ्रेट्स आर वेरी जेन्युइन एंड वी हैव नो ऑप्शन बट टू इंक्रीज अवर डिफेंस बजट। जैसे अभी आपने बताया है कि हमारा तकरीबन 2% है जी। और अगर हमने अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी है, हमारी जो एस्पिरेशन है टू बिकम ए ग्लोबल पावर, you cannot say that we are happy with whatever we had. That is the attitude which has to go. Because हमारे यहाँ डिफेंस एलोकेशन का प्रोसेस क्या है कि पहले सबको बांट दो, पॉपुलिस्ट मेजर ले लो, उसके बाद जो बचता है वो डिफेंस सेक्टर में दे दो। So that mindset has to change. Okay. We have to be realistic. और अगर आप देख रहे हैं अभी यूक्रेन रशिया में क्या हो रहा है, आप देखिए इजराइल और इस समय हमास के बीच में क्या चल रहा है, और ईरान पाकिस्तान के भी क्या सिचुएशन है। तो वी आर इन ए वेरी क्रिटिकल फेज। और इसके अंदर अगर हम सी लेन की सिक्योरिटी भी देख लेंगे, जिसमें भूषण सर ज्यादा लाइट डालेंगे, ये जो पायरेट्स और हूती वाले जो वहां पे कर रहे हैं, तो इट्स ए टोटल क्योस। ओके, चलिए मैं अलग अलग मुद्दे पे आता हूं, फिर आऊंगा आपके पास भी। भूषण दीवान सर, आपसे जो समझना है, क्योंकि नेवी बहुत चर्चा में है, जिस प्रकार से कर्नल पठानिया सर ने भी जिक्र किया और जिस प्रकार से हमने हाल ही में अरब सागर में कई ऑपरेशन इंडियन नेवी के देखे, लेकिन उस बीच दो चर्चाएं बहुत अहम हुई हैं। एक, जर्मनी स्पेन से सबमरीन लेने की बात चल रही है, साथ में फ्रांस के साथ सबमरीन की डील हो रही है। इन सबके बीच युद्धपोत और बनाए जाएं नहीं बनाए जाएं, इसको लेकर भी गंभीर चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि चाइना अपने नेवी के विकास में लगातार लगा हुआ है। तो नेवी की रिक्वायरमेंट और चुनौतियां क्या हैं सर 2024 में? धन्यवाद राजेश जी। दुनिया के पटल पे आप देख रहे हैं, इंडियन नेवी आज की डेट में रेड सी में, अरेबियन सी में, सुएज कनाल में, ये पश्चिम की तरफ हो गया जी। और कल की खबर है कि 200 मील कोचीन से एक ईरानियन मर्चेंट शिप, जिसमें पाकिस्तानी सेलर्स भी थे, उनको भी हमारी आईएनएस सुभद्रा ने बचाया है। नेवी का पहला रोल होता है टू कीप द सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन, ट्रेड हमारा चलता रहे, सब चलता रहे। तो ये हमारे चैलेंज बढ़ रहे हैं। नंबर 1 ये पश्चिम में है। आप जानते हैं पूर्व में भी साउथ चाइना सी तक हमारे वॉरशिप्स जा रहे हैं। क्यों? हम क्वाड में हैं, अमेरिका हमारे साथ क्लोज आ रहा है, अमेरिका की एक्सपेक्टेशन है, और मलाका स्ट्रीट तक भी हमारी वहां पहुंचने की एक्सपेक्टेशन है। आप समझ सकते हैं, ये तो दूर है। अपना खुद इंडियन ओशन कितना बड़ा है, ये इंडिया पैसिफिक, इसको इंडो पैसिफिक कहा जा रहा है। तो आप समझ लीजिए जो नेवी का बजट है 3 सर्विसेज के बजट में से 20% है, ये बहुत कम है। ये इंटर सर्विस की लड़ाई की बात नहीं है, पूरा बजट ज्यादा बढ़ना डिफेंस का। राजीव गांधी जी के टाइम 5% ऑफ जीडीपी था बजट। और ये दूसरी बात, ये कैपिटल इंटेंसिव बजट होना चाहिए। कारण जब तक आप खुद मजबूती से चीजें बनाएंगे नहीं,
खरीदना तो ठीक है, वो तो करते आए हैं। 11th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रहे हैं हम, टॉप एक्सपोर्टर रहे हैं 11 साल तक हम, इंडिया रही है डिफेंस का। खुद बनाने की काबिलियत हम नहीं रखेंगे तो चाइनीज की नंबर ऑफ वॉरशिप्स 400, मोर देन इवन अमेरिका। तो हम कहाँ हैं? हम क्या वेट कर रहे हैं कि पूरी चीन जैसे साउथ चाइना सी में घुस गई है, इंडियन ओशन में घुस जाए तब हम करेंगे? नहीं, टू लेट हो जाएगा। तो यस, लैंड बॉर्डर्स बाय डिफेंस एंड बट इफ द वाटर पावर, नेवल पावर इज हाई, वी कैन नैप द एनिमी एट हिज डोर स्टेप। और एक लास्ट जी, 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हमको पता है इतनी ज्यादा वेल्थ वहां पे है, उस वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी ज्यादा वेल्थ है विच इज मोर देन ऑन द लैंड मास ऑल्सो। और कारण क्या है जो हम देख रहे हैं, और ये इसको बचाने के लिए हमें कितना आइटम चाहिए और क्यों? ओके, अभी 800 करोड़ आबादी है दुनिया में। बिल्कुल सर। इतनी आबादी बढ़ रही तो कहां से रिसोर्सेज आएंगे? वो अंडर वाटर से आएंगे, तो वो हमने देखना अभी से, और उसको सेव करने की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए सर मुझे रुकना होगा, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो एक बड़े अहम मुद्दे पर चर्चा भी की जाएगी कि जितना डिफेंस बजट अलॉट होता है उसमें से 83% तो सैलरी और दूसरे चीजों में लग जाता है, सिर्फ 17% आधुनिकीकरण के लिए बचता है। ये एक बड़ा सवाल है, इसको समझेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। चलो बताता हूँ मेरे टेस्टी खाने का सीक्रेट। एवरेस्ट कसूरी मेथी, मेथी मटर हो या आलू गोभी, हर खाने में डालें थोड़ी एवरेस्ट कसूरी मेथी। टेस्ट में बेस्ट कसूरी मेथी फ्रॉम एवरेस्ट। सप्तपुरियों में प्रथम अवधपुरी, आस्था, विश्वास और आधुनिक विकास की कह रही है नई कहानी। असंख्य दीपों के प्रकाश ने श्री अयोध्या धाम के कण कण को बनाया है समृद्धि, संस्कृति और भक्ति का वैश्विक केंद्र। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम जंक्शन, भक्ति पथ, धर्म पथ, राम जन्मभूमि पथ एवं राम पथ ने कनेक्टिविटी को दिए हैं नए आयाम। लक्ष्मण कुंज स्मार्ट वाहन पार्किंग, महर्षि अरुंधति पार्किंग एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, गुप्तार घाट, राम घाट और सूर्य कुंड सहित 108 कुंडों का कायाकल्प प्रस्तुत कर रहा है आधुनिक अयोध्या की नव्य आभा। सदियों के संघर्ष को पीछे छोड़ आज सनातन उत्कर्ष की नई कहानी कह रहा है श्री राममय अयोध्या धाम। नव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या। चेक करेगा, केयर करेगा डॉक्टर बेबी, लिटिल एंजल, सिंगर बेबी, बॉक्सर बेबी, इंजीनियर या जीनियस बेबी। सॉफ्टी सॉफ्टी पॉप-अप लेयर, वेरी जेंटल लिटिल एंजल। बेबी चाहे जो बनना चाहे, बचपन बनाए लिटिल एंजल। इंडियाज फाइनेस्ट बेबी पैंट्स। 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आज जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर बढ़ चला है। एम्स, IIT, IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान आज जम्मू कश्मीर में हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला है। ग्रामीण सड़क निर्माण में जम्मू कश्मीर लगातार 2020-21 और 21-22 वर्ष में देश में पहले स्थान पर आया है। आज विश्व का सबसे ऊंचा रेल का पुल हमारे प्रदेश में है। देश में सबसे अधिकतर 1040 ऑनलाइन सेवाएं आज जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। जन भागीदारी और आपकी जमीन आपकी निगरानी के माध्यम से प्रशासन आम जन के द्वार पर पहुंच गया है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। अंतरिम बजट ये होगा, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें जहां देश को हैं वहीं साथ ही साथ सेनाओं को भी हैं। एक मोटा मोटा आंकड़ा जिस पे हमने अब बात करनी है, वो आंकड़ा ये कहता है कि जो टोटल बजट मिलता है उसमें से 83% हिस्सा सैलरी और रोजाना के खर्चे जो सेना के होते हैं उसमें लग जाता है। 17% हिस्सा जो है वो आधुनिकीकरण के लिए बचता है। इसमें भी एक सबसे खास चीज है कि लगभग
जितना बजट डिफेंस को मिलता है उसमें 1.2 लाख करोड़ रुपया जो है वो पेंशन के लिए पूर्व सैनिकों और डिफेंस सिविलियन के लिए चला जाता है। ये एक अहम पॉइंट है जिसे अब हम समझने की कोशिश करेंगे। यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आऊँगा। पैसा मिलता है लेकिन 83% तो सैलरी देने के लिए और जो सेना के दिनचर्या के काम होते हैं उसको निपटाने में लग जाता है। 17% जो है वो सिर्फ आपके आधुनिकीकरण के लिए बचता है। फिर आप सोचते हैं कि देश में राफेल जैसा विमान क्यों नहीं बनता है। सर हाँ राजेश, निर्मला सीतारमण जी जब डिफेंस मिनिस्ट्री से फाइनेंस मिनिस्ट्री में गई थी तो मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि हम में से ज्यादातर लोगों ने काफी खुशी महसूस की थी। हमने सोचा था कि अब एक फाइनेंस मिनिस्टर बन रही हैं जिनको कि डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छा तजुर्बा है और शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो डिफेंस मिनिस्ट्री की रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएंगी। लेकिन थोड़ी हैरानी हुई जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बनी तो पिछले 5-6 साल का तजुर्बा ये रहा कि कुछ उल्टा सा हो रहा है, क्योंकि उन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में मालूम है जी, इसीलिए वो सोचती हैं कि मैं यहाँ कटौती कर देती हूँ, मैं वहां कटौती कर देती हूँ और यहाँ पर डिफेंस बड़ा बजट बनाने की जरूरत नहीं है, वहां से डिफेंस बजट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी दुविधा वाली प्रॉब्लम हो गई है। अब जैसे आपने सही समझाया, बहुत बड़ा हिस्सा सैलरी पे चला जाता है। मैंने जब इस तरह की मीटिंग से फाइल नोटिंग्स देखी उसमें लगता है कि जैसे हमें गिल्टी फील कराया जाता है, जैसे कि हमने कोई अपराध कर दिया, जैसे कि डिफेंस बजट का 83% सैलरी में हम खा गए। कर्नल साहब गुस्ताखी कर रहे हैं, हवलदार साहब तो पैसा लेके घर में मौज मस्ती कर रहे हैं। ये जो लैंग्वेज है जब आप पढ़ेंगे ना आपको लगेगा कि शायद हम लोग तनख्वाह लेके कोई गलती कर रहे हैं, शर्म की बात है कि हमें तनख्वाह मिल रही है। ये माइंडसेट हमें बाहर निकाल देना चाहिए। मैंने 1-2 मीटिंग में थोड़ा 1-2 सेंटेंस बोले तो बैठा दिया गया। इसी तरह से पेंशन, अब पेंशन ये बोला जाता है कि 6 लाख करोड़ का तो हमारा बजट है जिसमें से कि 1.2 लाख करोड़ तो पेंशन में खा जाते हैं। बिल्कुल सर। वहां पर अगर आप मीटिंग अटेंड करेंगे राजेश, इस तरफ हम फौजी लोग वर्दी में बैठते हैं और उस तरफ सिविलियन जो है देने वाले दाता लोग बैठते हैं। ये पेंशन के बारे में हर बार इस तरह से डिस्कशन होती है जैसे कि हम भीख मांग रहे हैं या शायद हम देश को नोच नोच के खा रहे हैं। ये मानसिकता से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ये एक बड़ा रेवेन्यू बजट जी, रेवेन्यू बजट हर बार ऐसा प्रेशर आता है, सेक्रेटरी से लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर सब लोग शायद हम उस पैसे को नाली में डाल रहे हैं। आप कितना भी उनको समझाइए कि जब आपके पास टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां और शिप्स और हवाई जहाज हैं तो उसमें तेल तो डालना ही पड़ेगा, ग्रीस डालना पड़ेगा, उनको साफ रखना पड़ेगा, उनके टायर बदलने पड़ेंगे। ये रेवेन्यू बजट को ऐसे बात की जाती है, हर बार बहुत प्रेशर आता है कि रेवेन्यू बजट कम कीजिए। बिल्कुल, रेवेन्यू बजट जो आईएएस हैं, आईडीएस हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे कि रेवेन्यू बजट शायद 2 और भी फौजी अफसरान मेरे साथ हैं, जैसे कि शायद वो तेल जो है हम अपने ऑफिस से घर में ले जाते हैं अपनी कार की डिक्की में रख के। ये जो एक बाबूशाही है वो एक बड़ी परेशानी है। मैं आता हूं सर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात जी, ये कि कैपिटल बजट बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कर्नल पठानिया एक चीज और जो मैंने कही, मुझे लगता है इस पे भी बात होनी चाहिए। जब 1.2 लाख करोड़ रुपया पेंशन में चला जाता है, उसमें पूर्व सैनिक तो हैं जिन्होंने देश की सेवा की, लेकिन उसमें वो डिफेंस। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी, क्योंकि अब है गारंटी हमारी। शादी.com, रजिस्टर नाउ। आज कुछ अलग रियाज करते हैं, सुरों के साथ नहीं चुस्कियों के साथ करते हैं। सुकून से बैठना भी एक कला है, आज इसी का रियाज करते हैं। वाह ताज, स्ट्रिंग ऑफ पल्स में घेर रहे हैं जी, ठीक है, दिखता नहीं है। नंबर 1 ये चैलेंज का बात है। नंबर 2 आप मुझे बताएं राजेश जी, मैन बिहाइंड द मशीन काउंट्स।
गलवान में जो हमने छक्के छुड़ा दी चीन कांप गया। वो क्यों? मशीन नहीं थी, आदमी थे, ट्रेनिंग थी और मोटिवेशन थी और जोश था। अगर आप 100% आर्मी अग्निवीर से कॉन्स्क्रिप्ट से नहीं चला सकते। चीन वाले क्यों हट गए? 3 साल के लिए आते हैं, उनको वजीफे मिलते हैं इसलिए आते हैं, और रो रहे थे वो। आपने फोटो में दिखाई आपने टीवी पे। बिल्कुल सर। तो वैसी तो आदमी की वैल्यू बहुत है, फ्री में कुछ नहीं होता है। और आप समझते हैं जो जान दे रहा है उसको आप चाहते हैं उसको तनख्वाह भी प्रॉपर नहीं दी जाए। नंबर 2। नंबर 3, राजेश जी क्षमा करें, 80% सैलरीज और पेंशन नहीं है। हम 50% जो है सैलरीज एंड पेंशन है, 50 to 55%। ओके। बाकी जो है 25 to 30% जो है दैट इज सैलरी, दैट इज कैपिटल आउटले। और बाकी जो है जैसे स्टोर्स, इक्विपमेंट, मेंटेनेंस, ये सब चीजें हैं। चौथी बात जो आपने बात की, खुद बनाएंगे नहीं तो कैसे होगा? देखिए, आप वर्ल्ड का जीडीपी 120 ट्रिलियन डॉलर्स है जी, और 2050 में डबल हो जाएगा, 240 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। आज हम 18% है दुनिया की आबादी हमारी, ठीक है, और हमारा जो एक्सपोर्ट है, हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो केवल 3% है। 3% माने 30-40,000, 3% ऑफ द वर्ल्ड, और हम तो 18% होने चाहिए। मतलब हमको तो 2050 में ये हम लॉन्ग रेंज प्लान हमें नहीं करेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो हमें 2050 तक $40 बिलियन हमने डिफेंस प्रोडक्शन करनी है। और ये डिफेंस प्रोडक्शन ये फ्री में नहीं है। डिफेंस कैन बिकम नॉट ए कॉस्ट सेंटर, इट कैन बिकम ए प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर बोला आप कह रहे थे, दुनिया भर को एक्सपोर्ट जाएगा। बिल्कुल सर। कुछ भी हो जाए, लड़ाइयां तो सतयुग में भी होती थी। रामचंद्र जी को बुलाया गया, हमारे को बचाओ, लड़ाई रुकेगी नहीं, कितना भी सत्यवादी लोग हो जाएं। तो वो अगर हम रोटी कपड़ा मकान, बंदूक में अगर हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं तो मुश्किल होगा। समय थोड़ा सा कम होता जा रहा है। मुझे तीनों मेहमानों के पास फिर मैं एक बार आऊंगा, एक मिनट के लिए। यूके देवनाथ सर, अमेरिका का $816 अरब का बजट, चीन की बात करें 224, भारत का 72.6 अरब का डिफेंस बजट। चीन से लगभग 3 गुना के आसपास हम कम हैं। चीन से ही चुनौती है और चीन से ही हम पीछे हैं। इसे पार पाना होगा, और जब तक आप बजट नहीं बढ़ाओगे वो हथियार आपको नहीं मिल पाएंगे और ना ही आप ज़्यादा रिसर्च कर पाओगे। ज़्यादा उम्मीद सर इस बार? उम्मीदें हैं, उम्मीदें पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर ही कायम रहती है। हम सबको सिखाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान कि अच्छा सोचो, अच्छा होगा। कैपिटल बजट बनाने की जरूरत है। जी राजेश जी। कर्नल पठानिया सर, मैं आपके पास आऊंगा। कर्नल पठानिया, सेना के सामने कई चुनौतियां इस वक्त मौजूद हैं, और भारत के बारे में जब कहा जाता है, नेता कहते हैं कि बहुत तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, चीन और यूरोप की अर्थव्यवस्था पीछे जा रही है। तो क्या उम्मीद की जाए कि जो अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है उसका कुछ लाभ भारतीय सेना को भी मिलेगा? देखिए, वो डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप चाइना की आप बात कर रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं उनका $18 ट्रिलियन है, उसकी अगर जीडीपी का वो 3% भी, लेकिन हमारी जो जीडीपी जो वैल्यू है दैट इज अराउंड $3.7 बिलियन। तो इस समय जैसे जैसे इकोनॉमी इंप्रूव होगी, पैसे और आएंगे, और साथ साथ में आत्मनिर्भर भारत से भी हमें कुछ आने की उम्मीद है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन द टॉप 25 एक्सपोर्ट कंट्री एज पर द वेपन डिफेंस इक्विपमेंट्स आर कंसर्न। पर ये चीजों को सस्टेन रखने के लिए और अपनी सीमाओं को सुरक्षा करने के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, अपनी ग्लोबल एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए, वी हैव नो ऑप्शन बट टू इंक्रीज आवर डिफेंस बजट। ठीक है, हमें अपनी अप्रोच भी बदलनी पड़ेगी। हमें पहले डिफेंस बजट की एलोकेशन करनी चाहिए, और जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो बाकी आप दूसरी स्कीम में लगाइए। यहाँ उल्टा चलता है कि पहले सबको खुश कर दो, उसके बाद डिफेंस के अंदर जो बचा गया ठीक है जितना दे दिया। हमने बोला है कि हमारी जो डिफेंस बजट है वो ओवर ए पीरियड टाइम दे आर डिक्लाइनिंग। ओके, ठीक है, ये एक बड़ी चिंता की बात है। बस एक आखिरी 1 मिनट कमांडर भूषण